हेलो गाइस, माई सेल्फ विवेक देशपांडे। और आज हम देखने जा रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव इस प्रोग्राम का जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन इन जनरल लॉ, इस मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। बेसिकली हमारा जो टीम है वो वीडी एजुकेशन औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं और हम हर एक प्रोफेशनल कोर्स में आज तक अच्छा रिजल्ट देते आए हैं और आगे भी देते आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट की खासियत यह है गाइस, हमें मालूम है 1947 के बाद इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। हमें ये चीज़ तो मालूम ही है क्योंकि हमारी सारी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ गाइस एग्रीकल्चर इस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है और उस एग्रीकल्चरल सेक्टर के थ्रू जो प्रोड्यूस होने वाला गुड्स या फिर प्रोवाइड किए जाने वाली सर्विसेज है वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ थ्रू कस्टमर के तरफ जा रही थी। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई गाइस उनमें कुछ ना कुछ तो भी डिफरेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो गए गाइस, जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड थी, कॉस्टिंग से रिलेटेड थी, टैक्सेशन से रिलेटेड थी, अलग अलग लॉज से रिलेटेड थी। बट याद रखना आफ्टर 1991 मीन्स राजीव गांधी जी के एरा के बाद जब इंडिया में अलग रिफॉर्म आया, पूरे वर्ल्ड में ही आ गया था, वैसे इंडिया में भी आया, जिसमें कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गया गाइस, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, जिस टाइम कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम सारे इंडस्ट्रीज़ को वो अफोर्डेबल नहीं था, बट जैसे ही उसकी क्वांटिटी में प्रोडक्शंस चालू हो गया गाइस, उसके बाद सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ ने मैनेजमेंट पर्पस से या फिर मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी इस पर्पस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आराम से अडॉप्ट करना चालू कर दिया। 1991 से लेके गाइस अराउंड 2000 को अपना एक्ट आया है। इस 2000 ये 10 साल के एरा में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ने ई कॉमर्स में एंटर कर लिया था। ओके, मीन्स कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू पूरा डेटा रिकॉर्ड करना या फिर ट्रांजैक्शन भी करना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने चालू कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्ड करना और उसके थ्रू ट्रांजैक्शन में डीलिंग करना। ओके, सो सिंपल सी बात है, हमारे लिए ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो जाते हैं गाइस कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये डील कौन से 2 पार्ट में करता है। तो नंबर 1 है साइबर क्राइम और सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय साइबर क्राइम? कोई भी क्राइम इंटरनेट थ्रू अगर हो रहा है गाइस तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स क्या? अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन, बाइंग का हो या फिर सेलिंग का हो, जिसके थ्रू हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे आरटीजीएस वगैरह हम करते हैं पैसे, तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है गाइस तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ये नाम दिया गया है। तो ये दोनों भी काम गाइस चालू हो गए थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू, डील होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ओके, इनसे अगर डील करना है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा गाइस। हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया वो यूनाइटेड नेशन के एक मॉडल से इंस्पायर हुआ था। ओके, 2000 में यह एक्ट आ गया था जो बनाए KR नारायणन के देख रेख में 9 मई 2000 को गाइस इसके ऊपर साइन किया गया और ये इनैक्ट हुआ है 9 जून में, जिस टाइम हमारे IT मिनिस्टर थे प्रमोद महाजन ऑफ महाराष्ट्र। इसके ओरिजिनल एक्ट में गाइस 94 सेक्शन है, 13 चैप्टर है और 4 शेड्यूल है। ओके, बट इतने 94 सेक्शन हमें पूरे के पूरे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं बेयर एक्ट आपको सेंड कर दूँगा, बट याद रखना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ये 94 सेक्शन पढ़ना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ये IT एक्ट थ्रू हुआ क्या गाइस कि इलेक्ट्रॉनिक सारे के सारे रिकॉर्ड्स, अभी हमें मालूम है कि सी लॉ में या फिर बाकी भी लॉज में हम देखते हैं कि मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स हमें वेरीफाई करने रहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के पोर्टल पे हमें अपलोड करने रहते हैं। मीन्स क्या, हर जगह पे गाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिवा जी ही नहीं सकते, बराबर है। जैसे कि देखो हमारे पास लैपटॉप है, नेक्स्ट मोबाइल है, ये ऐसे डिवाइस है या फिर टैब है, ये ऐसे डिवाइसेस है गाइस जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही यूज़ हो रही है। इवन तो आपका टेलीविज़न भी है, इसमें IT का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कंटिन्यूस बेसिस पे डेवलप होते जा रहा है। और हमें मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI
ये भी जो गाइस फैक्टर रोल अभी करंट सिनेरियो में भी रोल प्ले कर रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ने इसका एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चालू कर दिया है। अगर हमें मालूम है गूगल, ये इतना ह्यूज इंडस्ट्री है गाइस, उसने भी उसने ही रादर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ किया है। अगर लेटेस्ट इसमें हमने गूगल लेंस का इस्तेमाल करना चाहा तो गूगल लेंस क्या काम कर रहा है गाइस, अगर हम किसी भी मार्केट में वगैरह चले जाते हैं और वहाँ पे हमने वो गूगल लेंस ऑन किया और खाली स्क्रीन पे टैप कर दिया तो हम कहाँ पे है, वो स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है, अगर किसी अलग लैंग्वेज में है तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करके आपको बताता है कि उसका मीनिंग क्या है एंड सो ऑन। अगर कोई अलग लैंग्वेज में पूरा का पूरा डेटा है तो उसे वो ट्रांसलेट करके आपके सामने बताता है, रादर वो डायरेक्टली गूगल सर्च करके आपको उसका मीनिंग तक बताता है या फिर रिलेटेड सर्चेस भी आपको बताता है। तो ये क्या गाइस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये हमारे लिए वरदान साबित हो रही है गाइस। अभी आप सबको ये, हम सभी इसी दौर से जा रहे हैं, लॉकडाउन का पीरियड चालू है। विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइस, विदाउट आईटी, मुझे नहीं लगता कि करंट जनरेशन सरवाइव कर पाती। ओके, क्योंकि हमें टाइम पास करने के लिए हमारे पास मोबाइल है या फिर टीवी है या फिर लैपटॉप है, हम मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह सर्व करते हैं। ये सारी चीज़ें गाइस हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये थे गाइस हमारे सामने एडवांटेजेस। बट याद रखना, जिस प्रकार से एडवांटेजेस हमारे सामने आते हैं उसी प्रकार से डिसएडवांटेजेस या फिर कॉन्स भी से कहते हैं, ये भी आ जाते हैं, जैसे कि साइबर क्राइम। ओके, तो आइए देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस एक्ट में हमें क्या क्या सीखना है। इंट्रोडक्शन। इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन for transaction carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, usually referred to as electronic commerce। गाइस, ई कॉमर्स मीन्स क्या, कोई भी हम ट्रांजेक्शन वगैरह भी करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज करते हैं तो वो सारा का सारा ई कॉमर्स में आ जाता है। ओके, हमने जैसे पहले देखा बाइंग या फिर सेलिंग ट्रांजेक्शन हो गया या फिर हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैंने तुमको एक आधा PDF डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, तो ये क्या है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक डेटा आपको सेंड किया है गाइस। मीन्स क्या है, ये ई कॉमर्स की कैटेगरी में आ जाएगा जब ट्रेड इन्वॉल्व हो जाता है तब। नेक्स्ट पॉइंट, इट फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विद द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो विद द पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एट्सेट्रा इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी देखो, हमें ये कोरोना के एरा में जितने भी गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन आ रहे गाइस, उसका एक PDF डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट अपलोड कर देता है और जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक हम गाइस उसे ऑथेंटिकेट नहीं मानते हैं। बराबर है, ये क्या कर रहा है गाइस, गवर्नमेंट उसका नोटिफिकेशन निकालना है, मीन्स नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट निकाल रहा है गाइस और वो पब्लिश कर दे रहा है ताकि हम लोग वो पढ़ के उसको ऑथेंटिकेट माने। ओके, ये सारा का सारा, या फिर हमें भी, अभी हमें मालूम है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके, GST है, उसे अगर हमें भरना है गाइस, उसे अगर हमें फ़ाइल करना है तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के द्वारा ही होता है। अभी पॉसिबल ही नहीं है हमें, मीन्स पॉसिबल तो है बट इट इज़ टू हेक्टिक दैट कि हम गवर्नमेंट एजेंसीज़ के सारे डॉक्यूमेंट मैन्युअली फिल करके सबमिट करें। इसलिए मैक्सिमम चीज़ें तो अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ट्रांसफ़र हो गई गाइस। Okay, third, it amends the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act 1872, the Bankers Book Evidence Act 1891, and the Reserve Bank of India Act 1934, so as to bring in electronic documentation with the purview of the respective enactments। गाइस, हमें मालूम है कि मैक्सिमम एक्ट हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने में बने हुए हैं। देखो 1872, 1891, 1934, ये सारे के सारे एक्ट जो है ये अंग्रेज़ों के टाइम पे उन्होंने उनके लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए थे और हम अब तक उन्हें फॉलो भी करते आ रहे हैं और आज तक हम सीख भी रहे हैं। ओके, तो गाइस, ये जो सारे एक्ट थे, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये तो 1991 के बाद आया है अराउंड। ओके, हमारे इंडिया में तो भी एटलीस्ट, और 2000 में तो हमारा एक्ट बना है, तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे रिकॉर्ड्स ये ई फॉर्म में चले गए। मीन्स ये जो पुराने एक्ट थे ना, इनमें भी हमें चेंजेस करने ही पड़ेगा इस। ओके, जितना भी डॉक्यूमेंट्स था या फिर एविडेंस थे ये सारे ई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। मीन्स अल्टीमेटली इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट या फिर RBI का एक्ट, ये सारे
इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इनमें अमेंडमेंट आ गए अल्टीमेटली। ओके, यहाँ पे एक बात मैं आपको जनरल नॉलेज वाला बताना चाहता हूँ। 2008 में इस एक्ट को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है ना गाइस, ये अमेंड हो चुका है, बट अब तक हमको ऐसा अमेंडमेंट 2008 का उन्होंने प्रॉपरली दिया नहीं है, इसलिए हम भी उसे अब तक इग्नोर करते आ रहे हैं। जैसे इंस्टीट्यूट देगा वैसे हम भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि याद रखना इंस्टीट्यूट ही हमारी माँ है, और जैसे हमें हमारी माँ बताएगी वैसे ही हम फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर ट्रांजेक्शन है जिसे हम इस एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इस एक्ट वो ट्रांजेक्शन या फिर वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा गाइस। कौन से? नंबर 1 गाइस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मालूम है आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट थे वो उनके ऊपर गाइस ये IT एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ओके, जैसे कि हमें मालूम था बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया या फिर प्रॉमिसरी नोट हो गया, ये क्या था गाइस, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली दिया है अदर दैन अ चेक, क्योंकि चेक गाइस अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया है, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगती है अभी। चेक छोड़ के बाकी जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है गाइस, वो उनके ऊपर गाइस ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ अटॉर्नी एज डिफाइंड इन सेक्शन 1A ऑफ द पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट। ठीक है, कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी अगर है गाइस तो उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अगर कोई ट्रस्ट है, ओके, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत, तो उस ट्रस्ट के ऊपर भी गाइस ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट, विल। ओके, हमें मालूम है कि कोई भी फादर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है किसी लेटर में लिख के, तो उसे हम विल बोलते हैं। अंडर सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ओके, सेक्शन 2 के तहत, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत, ओके, अगर कोई विल भी है तो उसे भी गाइस हम इस एक्ट में इंक्लूड नहीं करते, या फिर रादर ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है इस विल के ऊपर। नेक्स्ट, एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड सेल या फिर कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी रहा तभी भी गाइस उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है ये बात? तो देखते हैं, हमने 5 पॉइंट्स देखे गाइस। नंबर 1 जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, सेकंड पावर ऑफ अटॉर्नी, थर्ड ट्रस्ट, फोर्थ विल, और लास्ट कोई भाई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गाइस ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होने वाला। क्लियर है? लर्न हो गया? चलो आगे बढ़ते गाइस। डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है क्या गाइस? ये हमें मालूम है, हम CS है गाइस। अभी आप एग्जीक्यूटिव इस प्रोग्राम में हो, फाउंडेशन आप सबने क्लियर कर चुके हैं, या फिर आप डायरेक्टली BCom थ्रू भी आ सकते हो, ये भी हमें मालूम है। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर करने के बाद दोनों भी ग्रुप, फाइनल के भी गाइस तीनों के तीनों ग्रुप क्लियर करने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर CS या फिर कोई इंडस्ट्री में, आपको गाइस प्रैक्टिसिंग CS बोल के सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, COP मिलेगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। और उसके बाद गाइस हमें मालूम है कि हमें गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है कि हम डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सके, DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ओके, वो भी गाइस हम निकाल सकते हैं। ओके, उसका एक की रहता है, वो हम इशू कर सकते हैं। तो सर ये डिजिटल सिग्नेचर है क्या? तो देखते हैं। डिजिटल सिग्नेचर दैट इज़ ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स is recognized as a valid method of authentication. The authentication is to be effected by the use of a symmetric crypto system and hash function, which envelop and transform electronic record into another electronic record. Guys, एक रिकॉर्ड दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बट देखना, सिंपल सी बात हमें ये भी ध्यान में रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे लिए ऑथेंटिकेट कब होगा गाइस? हमने ये CS के कोर्स में एडमिशन लेते टाइम भी हमें मालूम है कि, या फिर कोई भी प्रोफेशनल, आप लॉयर भी हो तभी भी, कि हमें ये मालूम है कि हमारे सिग्नेचर को बहुत वैल्यू रहती है। कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने हमारी साइन कर दी या फिर हमारा जो स्टैम्प है वो लगा दिया, तो उस डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है, या फिर वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हो जाता है। ऐसे कैसे? तो आप
के सिग्नेचर को उतनी वैल्यू गाइस अपने कोर्स ने दी है। ओके, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे में इतना नॉलेज आ जाता है कि वो नॉलेज हम उस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम कोई भी डॉक्यूमेंट का इंग्रेडिएंट सही है कि नहीं ये बता सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने हमें ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाया। बट सिंपल सी बात है कि सर डॉक्यूमेंट अगर डिजिटल है तो उसके ऊपर हम साइन कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, वहाँ पे अटैच होने वाला डॉक्यूमेंट है वो है डिजिटल सिग्नेचर। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हमें अगर ऑथेंटिक बनाना है तो उसके ऊपर गाइस जो अटैच होगी वो है डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, verification of the electronic record is done by the use of public key of the subscriber. Section 3 of Section 3. The private key and the public key are unique to the subscriber and constitute a functioning key pair. Okay? Guys, verification कैसे होता है? सिंपल सी बात है, हम तो बोलेंगे कि सर हमने तो वो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो हमने अटैच करके डॉक्यूमेंट पे गवर्नमेंट को वो डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया। तो सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये सिग्नेचर मेरी है? तो देखना, उनके पास एक पब्लिक की होती है। जैसे हमारे पास प्राइवेट की है वैसे उनके पास एक पब्लिक की है। हमने यहाँ पे सिग्नेचर अटैच करने के बाद गाइस वो वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए वो पब्लिक की का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू अगर वो दोनों भी कीज़ मैच हो गई तो याद रखना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेक्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। ओके, तो ये दोनों भी की को गाइस की पेयर कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ अबव एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक शैल बी कंसिडर रिलायबल इफ़, देखो जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको हम रिलायबल कैसे समझेंगे? कब हम ये डिजिटल सिग्नेचर है ये ऑथेंटिकेट है ऐसा कब मानेंगे? सो पॉइंट नंबर 1, द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा or the authentication data are within the context in which they are used, linked to the signatory or as the case may be the authenticator and to no other person. Okay, देखो गाइस, ऑथेंटिफिकेशन का जितना भी डेटा है या फिर जितना भी सिग्नेचर से रिलेटेड डेटा है वो दो ही लोगों के पास होना चाहिए, दो ही लोगों के कंट्रोल में होना चाहिए या फिर कंटेक्स्ट में होना चाहिए। नंबर वन वो है सिग्नेटरी और सेकंड जो है ऑथेंटिकेटर। मीन्स क्या, सपोज़ आप में से कोई CS बन गया और मैं आपके पास ऑथोराइज सिग्नेचर मीन्स क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाने आया हूँ। तो देखो आप CS हो, आप ऑथेंटिकेशन देने वाले हो मुझे, मीन्स आप बन गए गाइस ऑथेंटिकेटर और मैं जिसे डिजिटल सिग्नेचर निकालनी है तो वो हो गया सिग्नेटरी। तो जितना भी डेटा है गाइस वो इन दोनों के अंडर ही रहना चाहिए। आगे, द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और द ऑथेंटिकेशन डेटा वेयर एट द टाइम ऑफ साइनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी और द एज द केस में बी द ऑथेंटिकेटर एंड ऑफ नो अदर पर्सन। ओके, सिग्नेचर से रिलेटेड जितना भी डेटा है गाइस वो सारा का सारा दो ही लोगों के कंट्रोल में होना चाहिए। ओके, नंबर 1 जो है सिग्नेटरी या फिर सेकेंड ऑथेंटिकेटर। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए गाइस जिसके अंडर ये डेटा कंट्रोल में, मीन्स साइन करते टाइम गाइस ये दोनों के ही डेटा कंट्रोल में होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन के नहीं, तो ही हम इसे ऑथेंटिक मानेंगे। नेक्स्ट, एनी अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज़ डिटेक्टेबल। अगर कोई अल्टरेशन मीन्स चेंज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में हुआ तो वह तुरंत डिटेक्ट हो जाना चाहिए गाइस। और फोर्थ पॉइंट, एनी अल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर इट्स ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज़ डिटेक्टेबल। अगर कोई उस डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है गाइस उसमें भी अगर कुछ चेंज वगैरह हो गया तो वो भी डिटेक्ट हो जाना चाहिए। तो हमने 4 पॉइंट देखे गाइस। पहला तो सिग्नेचर जो है वो के नंबर 1 जिस टाइम हम वो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड डेटा है गाइस वो दोनों के ही कंट्रोल में होना चाहिए। नंबर 1 एक तो अपना सिग्नेटरी है
और सेकेंड है गाइज वो है ऑथेंटिकेटर। दूसरा, जिस टाइम हम डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं उस टाइम भी गाइज सारा का सारा डेटा 2 ही लोगों के कंट्रोल में होना चाहिए। मीन्स ऊपर हमने थ्योरी देखा, नीचे सेकंड वाले पॉइंट में हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जिस टाइम हम डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं उस टाइम भी सारी की सारी सिचुएशन या फिर डेटा दोनों के ही कंट्रोल में होना चाहिए। नंबर 1 जो है सिग्नेटरी और दूसरा है वो है ऑथेंटिकेटर। थर्ड इसमें हमने देखा गाइज कि वो जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें कोई भी अगर अल्टरेशन वगैरह हो जाता है तो वो डिटेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, और फोर्थ वाला पॉइंट हम देख रहे हैं जिसमें अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है गाइस उसमें भी अगर कुछ अल्टरेशन मीन्स चेंज वगैरह हो जाता है तो वो भी डिटेक्ट हो जाना चाहिए। अगर ये चारों भी पॉइंट सेटिस्फाई हो गए गाइस तो सिंपल सी बात है कि इस डेटा को या फिर इस डिजिटल सिग्नेचर को हम ऑथेंटिक मानेंगे। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मीन्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। गाइस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हम लीगल भाषा में किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर रिकॉर्ड को कैसे रिकॉग्नाइज करें, कब हम रिकॉग्नाइज करेंगे कोई भी डेटा को या फिर डॉक्यूमेंट को लीगल लैंग्वेज में, तो देखते हैं। उसके लिए 3 पॉइंट्स अलग अलग दिए हैं। द एक्ट ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय लेइंग डाउन दैट वेयर by any law information or any other matter is to be in। अगर कोई भी रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गाइज इन 3 टाइप में है तो ही उसे लॉ के लैंग्वेज में लीगल रिकॉग्निशन मिलता है। ओके, उस इंफॉर्मेशन को लीगल रिकॉग्निशन कब मिलेगा तो ये फॉलोइंग 3 पॉइंट्स है। अगर इंफॉर्मेशन इन 3 पॉइंट्स में रहा तो ही याद रखना उसे लीगल स्टेटस दिया गया है। पॉइंट नंबर 1, अगर वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न में हो। सेकेंड पॉइंट, टाइप राइटन फॉर्म में अगर वो हो, या फिर थर्ड पॉइंट प्रिंटेड फॉर्म में अगर हो। ओके, नंबर 1 रिटर्न, सेकेंड टाइप रिटन, या फिर थर्ड प्रिंटेड फॉर्म में अगर वो रहा तो ही याद रखना उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। मीन्स क्या, हम जिस प्रकार से बोल रहे गए एक दूसरे से उस डेटा को इन्फॉर्मेशन नहीं माना जाता। जो कि प्रिंटेड लिखित स्वरूप में अगर है ना, या फिर प्रिंटेड है या फिर टाइप रिटन है तो उसे ही हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, या फिर ई रिकॉर्ड्स में इन्फॉर्मेशन उसे कहा जाता है। और उसमें भी 2 पॉइंट दिया है। इफ़ सच इन्फॉर्मेशन और मैटर इज़ नंबर 1 रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर ये तीनों भी डेटा गाइज हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है एंड एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस, और ये डेटा एक्सेसिबल भी है और यूज़ भी हम कर सकते हैं सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए। ऐसा गाइज सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट कहता है। क्लियर है? तो लीगली रिकॉग्नाइज ये इन्फॉर्मेशन तभी होगी जब वो इस 3 पॉइंट में होगी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, और हमें उसका एक्सेस भी करना मिलेगा और आगे उसके सब्सिक्वेंट रेफरेंस या फिर यूज़ के लिए वो यूज़ भी होगा। आगे देखते हैं प्राइवेट ट्रांजेक्शन। गाइज प्राइवेट ट्रांजेक्शन में 2 ही पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं। सेक्शन 4 जो कि हमने अभी पढ़ा कि जिसमें सेक्शन 4 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रैक्टिकली इक्वेट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद अ मैनुअल, टाइप्ड और प्रिंटेड रिकॉर्ड। मैनुअल मीन्स क्या गाइस, रिटन, टाइप्ड मीन्स अभी हमने जो देखा, और थर्ड पॉइंट प्रिंटेड रिकॉर्ड। अगर ये तीनों टाइप में गाइस अगर हमारा रिकॉर्ड अवेलेबल है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो गाइस प्राइवेट ट्रांजेक्शन का फर्स्ट पार्ट आ गया। और सेकेंड उन्होंने क्या बोला है, इट मे बी नोटेड दैट साइन विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन शल विथ रेफरेंस टू अ पर्सन मीन्स अफिक्सिंग ऑफ हिज हैंड रिटन सिग्नेचर और एनी मार्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट एंड द एक्सप्रेशन सिग्नेचर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, जैसे डिक्शनरी ग्रामेटिकली जिसका सिग्नेचर का या फिर साइन का जैसा मीनिंग है वैसे ही एक्सप्रेशन हमने लॉ में भी यूज़ किया है। मीन्स क्या, एक्चुअली सिग्नेचर करना, सिग्नेचर अफिक्स करना किसी भी डॉक्यूमेंट पे। ओके, अब तक वो कैसे होता था कि डॉक्यूमेंट के ऊपर हम खुद के हाथों से सिग्नेचर करते थे, बट अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हमने जो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट की है गाइस वो हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अफिक्स करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स above provisions are primarily intended for private transaction।
The act then proceeds to bring in the regime of electronic records and electronic signature in public records by making an analogous provision which grants recognition to electronic record and electronic record signatures in cases where any law provides for number 1 the filing of any form, application or any other document with government office or agency. देखो पब्लिक रिकॉर्ड मीन्स क्या गाइज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गए वो डॉक्यूमेंट्स अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भर के गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। तो पॉइंट नंबर 1 हमें क्या दिया है, द फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट मीन्स हम कोई फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई एप्लीकेशन भर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, गवर्नमेंट को सेंड कर रहे हो वो भर के, तो याद रखना गवर्नमेंट एजेंसी के पास वो स्टोर रहता है, वो सारा का सारा हो जाएगा गाइस पब्लिक रिकॉर्ड। ओके, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट फिलअप करके गवर्नमेंट को सेंड कर देगा वो पब्लिक रिकॉर्ड्स में चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो हम कॉमन सेंस से हमें मालूम भी है। सेकेंड पॉइंट, द ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस या फिर परमिट एट्सेट्रा। गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस या फिर परमिट हमें देती है तो वो भी पब्लिक रिकॉर्ड में ही आ जाता है गाइज। एंड थर्ड पार्ट, द रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर मैनर। बैंकिंग एक्ट में हमने अभी देखा कि उसमें भी चेंजेस हुए थे। हमें मालूम है कि पेटीएम या ये जो साइट है अभी इलेक्ट्रॉनिक साइट्स जो भी है गाइज, या फिर मीन्स जैसे क्या हमारा अमेज़ोन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, इसमें हम जब भी कोई पेमेंट वगैरह करेंगे तो वो पेमेंट की रिसिप्ट जनरेट होती है, बराबर है। तो वो भी गाइस इलेक्ट्रॉनिक मैनर में आती है और वो भी पब्लिक रिकॉर्ड्स में इंक्लूड हो जाएगा सेक्शन 6 के तहत। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, जिसमें 3 4 5 पॉइंट्स है, बट इतना कुछ उसमें डेटा लिखने की वगैरह ज़रूरत क्यों नहीं है गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड उतने इम्पॉर्टेंट है नहीं। बट तभी भी विल सी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। अभी हमें मालूम है इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर हम सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने गए, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वो अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी भी बॉडी मीन्स पर्सन को, मीन्स उसमें बॉडी कॉर्पोरेट आ गया, कंपनी आ गया, इंडिविजुअल आ गया, पार्टनरशिप फर्म आ गया, सारी की सारी एजेंसी आ गई, तो याद रखना अगर गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है, ऑफिशियल गैजेट में आपको नोटिफाई किया है, तो आप डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर आराम से कर सकते हो। बट याद रखना उसमें गवर्नमेंट का परमिशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर गवर्नमेंट ही आपको नोटिफाई कर देता है ऑफिशियल गैजेट में। ओके, आगे रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखना हम कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाती है वो कितने दिनों तक रिटेन करके रखनी है, मीन्स जमा करके रखनी है। इससे रिलेटेड भी सारी चीज़ें गाइस गवर्नमेंट ही स्पेसिफिक पीरियड डिसाइड करता है, किस फॉर्मेट में या फिर एक्सेसिबिलिटी उसकी क्या होगी, ये सारी की सारी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट की ही होती है और इसका सेक्शन 7 है गाइस। आगे ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गाइस कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है तो उससे रिलेटेड ऑडिट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और वो रेगुलर बेसिस पे करना भी गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ओके गाइस, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में भी गाइस जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करने हैं उसके ऊपर भी गाइस हमें डिजिटल सिग्नेचर लगाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है गाइस, तो सारे के सारे ऑथेंटिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, जितने भी गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में भी गाइस उतने यूज़ होने ही चाहिए ऑथेंटिकेशन पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखे थे वो सारे के सारे इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स ऑफ़र हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, सारे के सारे वो सारे वैलिड है कि नहीं वो भी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में देखने पड़ते ही है कंपलसरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। एट्रीब्यूशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सिंस इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड the maker remains behind the curtain, it was considered desirable to make a provision for attribution of the record. An electronic record is attributed to the originator broadly
द ओरिजिनेटर इज़ द पर्सन एट हुज इंस्टेंस इट वॉज सेंट इन द फॉलोइंग केसेस। हमें मालूम है गाइस अभी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा है। होता क्या है गाइस इसमें कि हम किसी ने वो डेटा ओरिजिनेट किया है वो बिहाइंड द कर्टन रहता है। मीन्स हमें मालूम नहीं किसने वो डेटा ओरिजिनेट किया, किसने वो बनाया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया। इसलिए हम ये एट्रीब्यूशन हमेशा यूज़ करते हैं कि वो जो पर्सन है जिसने ये डेटा क्रिएट किया ही इज़ द की, ही इज़ द ओरिजिनेटर। ओके, तो इस एक्ट में ओरिजिनेटर किसे किसे कहा गया है तो देखते हैं। नंबर 1, इफ़ इट वॉज सेंड बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ। अगर कोई भी डेटा या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनेटर ने खुद ने सेंड किया है तो याद रखना उसे डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जगह मिल जाती है। सेकेंड, इफ़ इट वॉज सेंड बाय पर्सन ऑथोराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड करने के लिए उस ओरिजिनेटर के बिहाफ पे कोई ऑथोराइज्ड पर्सन बैठा है तो याद रखना उसे भी हम ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट ही मानेंगे। ओके। थर्ड, इफ़ इट वाज सेंड बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम बाय ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। मतलब देखो मैं आपको कोई तो भी मैसेज वगैरह सेंड कर रहा हूँ, ओके, या फिर मेल वगैरह सेंड कर रहा हूँ, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, मेल सिस्टम है तो वो भी ऑथेंटिकेटेड ही रहता है, उसे प्रूफ भी लीगल इसमें उसे रिकॉर्ड भी माना गया है गाइस। तो मैं तुम्हें खुद मेल सेंड कर रहा हूँ तो मैं ओरिजिनेटर हो गया, या फिर मेरा मेल सेंड करने के लिए मैंने किसी आर्टिकल को अपॉइंट किया है, उसने मेरे बिहाफ पे आपको कोई मेल सेंड करा तो याद रखना वो भी ओरिजिनेटर थ्रू ही आया है, ऐसे ही उसे माना जाता है। या फिर अभी अगर आपने देखा होगा कि किसी भी साइट को अगर आप विजिट देते हो या फिर उन्हें कोई मेल वगैरह ड्राफ्ट करते हो तुरंत दूसरे सेकंड में आपको रिप्लाई आ जाएगा कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग ऑन दिस साइट। ये क्या है गाइस, ये ऑटोमेटिकली ओरिजिनेट होने वाला या फिर जनरेट होने वाला ईमेल है या फिर डेटा है। क्लियर है? तो ये तीनों भी फॉर्म में गाइस वो जो इन्फॉर्मेशन या फिर वो जो डेटा या फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुआ है वो ओरिजिनेटर थ्रू ही आया है, ऐसे ही समझा जाता है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपके पास आया है वो ओरिजिनेटर थ्रू आया है, ऐसे ही उसे समझा जाता है। ओके, ये था हमारा सेक्शन 11 गाइस। नेक्स्ट, time and place of dispatch etc. The date of offer and the date of acceptance are crucial in determining whether and which contract has come into existence. हमें मालूम है गाइस कि डेट ऑफ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ओके, द टू टर्मिनल पॉइंट्स dispatch and receipt are dealt with in detail subject to agreement between the parties. The dispatch of an electronic record occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator. अभी देखो हमें मालूम है वो जो डॉक्यूमेंट का ओरिजिनेटर है उसके अगर दायरे से बाहर ये हुआ तो हमारे लिए टाइम एंड प्लेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ढूंढना। ओके, अगर उसके दायरे में ये कंप्यूटर रिसोर्स थ्रू ओरिजिनेटर के थ्रू अगर ये डॉक्यूमेंट बना है गाइस तो हमारे लिए टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। ओके, डिस्पैच की रिसिप्ट वगैरह ये हमें ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि ओरिजिनेटर के सामने या फिर ओरिजिनेटर थ्रू ही वो बना है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। ओके, ऑफर एक्सेप्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट के इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही सीख चुके हैं गाइस। नेक्स्ट, कंप्यूटर रिसोर्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 2K मीन्स कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और सॉफ्टवेयर। कोई भी गाइस कंप्यूटर से रिलेटेड सिस्टम हो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह रहता है ना वो, या फिर नेटवर्क हो, उसमें इंसर्टेड डेटा हो, या फिर उसका डेटाबेस हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर भी हो, उस सारी चीज़ों को गाइस कंप्यूटर रिसोर्स कहा जाता है। ओके, वो कंप्यूटर रिसोर्स गाइस कैसे जनरेट हुआ या फिर कहाँ पे है, वो सबसे ज़्यादा जिसके पास रिकॉर्डेड रहेगा गाइस वो है हमारा ओरिजिनेटर, जिसने वो ओरिजिनेट किया, और वो हमारे लिए क्रूशियल है गाइस टाइम और प्लेस ऑफ डिस्पैच डिफाइन करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अभी ये देखो एक आपको आयरनी समझाता हूँ।
सिक्योर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में। ओके, कितने अलग अलग तरीके से गाइस हैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आजकल चल रही है। हमें मालूम है कि हम जिस डिवाइस में, शायद से अभी बहुत सारे लोग ये मोबाइल में भी लेक्चर देखेंगे, हमें मालूम है ये इतना डेंजरस डिवाइस है गाइस। हमारे मोबाइल में भी हमारा हमसे रिलेटेड बहुत सारा क्रूशल डेटा रहता है, हमारे बैंक से रिलेटेड डिटेल्स रहते हैं, पासवर्ड्स वगैरह सेव करके रखते हैं। हम कोई भी एप्लीकेशन जिस टाइम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम हम बिल्कुल पढ़ते नहीं, यस 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 सारे लोग सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के लिए ओके ओके करते 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 आगे जाते हैं, क्योंकि हमें वो सॉफ्टवेयर का एक्सेस चाहिए रहता है। बट हमें मालूम नहीं कि हम उसे एक्सेस दे रहे हैं हमारे गैलरी में, फ़ोटो में, वीडियोस में, डॉक्यूमेंट्स में, सारी चीज़ों में हम उसे एक्सेस दे रहे हैं। और हमें इस बात का ख्याल नहीं रहता कि याद रखना इस डिवाइस को दोनों तरफ से कैमरा भी है गाइस। ओके, इसमें माइक भी है। मीन्स अगर उस साइट ने परमिशन आपसे ली है और अगर उन्होंने गलत इस्तेमाल करने का सोचा तो आप पूरी तरीके से हर सेकेंड के लिए ट्रेस हो सकते हो। आप जीपीएस थ्रू परमिशन देते हो मीन्स आपका लोकेशन ट्रेस हो जाएगा। आप दोनों कैमरा ऑन रखते हो मीन्स आप लाइव उनके सामने आप कहाँ पे हो वो उन्हें दिख सकता है। रिकॉर्डिंग, आप क्या बात करते हो वो रिकॉर्डिंग थ्रू वो सुन सकते हैं। सारे सेंसर्स वगैरह सारी चीज़ों का डेटा उनके पास अवेलेबल हो सकता है गाइस। इसलिए याद रखना वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, जितना अच्छा डिवाइस है ना उतना ही वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिवाइस में मोबाइल की गिनती हम कर सकते हैं। ओके, बट हमें एक बात थोड़ा बहुत विश्वास भी रखना पड़ता ही है गाइस कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर भी हो सकते हैं। ओके, अगर हमें याद होगा तो ये आधार कार्ड वगैरह जिस टाइम निकालने का प्रोसीजर चालू था तो उस टाइम भी बहुत सारा डेटा लीक हुआ था गाइस, और उससे बहुत सारे लोगों का आधार से रिलेटेड जितना भी डेटा है ना वो वायरल हो गया था कि आधार नंबर क्या है। और हमें मालूम है कि ये बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है हमारा, मीन्स जिसमें हमारे आईज़ का रेटिना जो कि यूनिक होता है या फिर हमारे फिंगरप्रिंट्स जो कि यूनिक होता है, ये सारा डेटा आधार के उस बार कोड में स्कैन करके इंसर्ट किया गया है। मीन्स वो बार कोड अगर हमने एक बार स्कैन कर लिया तो उसमें से हमारी पूरी कुंडली ओपन हो जाएगी। हमारा बर्थ डेट है, हमारा फेस है, सारी चीज़ें, हमने सिग्नेचर भी किए है, हमारा एड्रेस है, सारे के सारे डेटा गाइज उस पर अवेलेबल है। ओके, बट तभी भी हमें थोड़ा सा तो विश्वास रखना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिक्योर होते हैं। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जो हैकर है वही गूगल का सिक्योरिटी इंचार्ज है। इसलिए गूगल में हर आई थिंक सो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अराउंड एक मिनट या फिर 1.5 मिनट के अंतराल से हर टाइम गूगल के सिक्योरिटी के थाउजेंड्स ऑफ पासवर्ड हर मिनट में या फिर हर 30 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के अंतराल से ये चेंज हो जाते गए। इसीलिए गूगल को हैक करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। ओके, क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर ही उनका सिक्योरिटी इंचार्ज है। तो आइए देखते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हम किसे बोलेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय द एक्ट to prescribe the security procedure for electronic record having regard to the commercial circumstances prevailing at the time when the procedure is used। सेक्शन 16 गाइज, जो कोई भी गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बोली है वो सारी प्रोसीजर थ्रू जाने के बाद गाइज कमर्शियल सर्कमस्टांसेस थ्रू हम उस डेटा को सिक्योर करते हैं, उसे ही सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हम कहेंगे। When the procedure has been applied to an electronic record at a specific point of time, then such record is deemed to be a secure electronic record from such point of time to the time of verification। ओके, वो जो डेटा है गाइज वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स थ्रू हमने स्पेसिफिक पॉइंट पे या फिर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे सिक्योर करके रखा है इलेक्ट्रॉनिक वे में ही। मीन्स हम बारकोड वगैरह उसे देते हैं या फिर पासवर्ड रखते हैं या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ साइन वगैरह देते हैं, तो याद रखना उसे सिक्योर कहा जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, ये था गाइस हमारा सेक्शन 14। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। गाइस इसमें 4 स्टेप दी गई है, बहुत ही सिंपल है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए मीन्स डिजिटल सिग्नेचर DSC, तो हमें क्या क्या करना है देखो। पॉइंट नंबर 1, एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म
to the certifying authority for the issue of electronic signature certificate in such form as may be prescribed by central government। गाइस हमें नंबर 1 तो क्या करना है कि हमें एप्लीकेशन भर के देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। प्रिस्क्राइब फॉर्म जो उन्होंने दिया है उसे हमने भर के देना है, एप्लीकेशन हमें फाइल करना है। ओके, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी एक्कम्पनाइड बाय द प्रिस्क्राइब फीस। फीस के सिवा तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये हमें भी मालूम है। पहला एप्लीकेशन भर के सेंड कर दिया। सेकेंड, प्रिस्क्राइब फीस जितनी है उतनी हमें पे करनी है, पॉइंट नंबर 2। थर्ड, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी एक्कम्पनाइड बाय अ सर्टिफिकेशन practice statement, or where there is no such statement, a statement containing such particulars as may be prescribed by regulation। मीन्स क्या गाइस, CS जो है उसका एक जो सर्टिफिकेशन है उसका एक सर्टिफिकेट हमें लगता है, वो भी हमें चाहिए कि इसने जो सिग्नेचर की है वो मेरे सामने की है, उसमें का सारा डेटा जो है वो ऑथेंटिकेटेड है। ओके, उसका एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो भी उसके साथ हमें अटैच करके देना है। नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन द सर्टिफाइंग अथॉरिटी में आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट और द अदर स्टेटमेंट and after making such inquiries as it may deem fit, grant the electronic signature certificate or for reason to be recorded in writing reject the application। देखो अभी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी या फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये डेटा मिल गया, क्या, प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट प्लस आपका एप्लीकेशन और उसके साथ प्रिस्क्राइब फ़ी। यह मिलने के बाद वो सारी ऑथेंटिसिटी चेक करने के बाद आपको इधर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर देता है या फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इट मे बी नोटेड दैट नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड अनलेस द एप्लीकेंट हैज़ बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज रिजेक्शन। ओके, सिंपल है गाइस, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ता है। अगर आपने प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने आपका अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो आपको उसके पीछे का रीज़न भी देना पड़ेगा या फिर उसका जो बोलना है उसे एक बार आपको सुनना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे आपको देना ही है कंपलसरी। ओके, तो ये था गाइस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलाने का प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन। सेक्शन 43 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द owner or any other person who is in charge of computer system or computer network। ओके, मीन्स क्या, मेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क है, अगर कोई बंदा अंडर सेक्शन 43 उसके साथ ये नीचे के प्रोसीजर में से या फिर नीचे के पॉइंट में से कोई भी चीज़ करता है तो याद रखना वो पेनल्टीज़ और एडजुडिकेशन के लिए मीन्स वो एप्लीकेबल हो जाएगा, उसको पेनल्टी लग सकती है या फिर वो एडजुडिकेट होता है, मीन्स पनिशमेंट उसे होती है, क्राइम वगैरह, जेल वगैरह, वो सारी प्रोसीजर जो हमने CPC में देखा था वही। पॉइंट नंबर ए, एक्सेस और सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्स। ओके गाइस, हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें कोई XYZ पर्सन एक्सेस कर रहा है, वो कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर कंप्यूटर रिसोर्स में, तो याद रखना वो पेनल्टी के लिए बाध्य हो जाता है। इलीगल है गाइस, किसी और के कंप्यूटर सिस्टम में आप गए, मीन्स क्या, हैकिंग काइंड ऑफ, तो वो लीगल नहीं है। नेक्स्ट, डाउनलोड कॉपीज और एक्सट्रैक्ट एनी डेटा, कंप्यूटर डेटा बेस or information from such computer system or computer network including information or data held or stored in any removable storage medium। मीन्स गाइस, अपना CD हो गया या फिर अभी पेन ड्राइव हो गया या फिर कार्ड जो होता है अपना मेमोरी कार्ड, उसमें हमने डेटा चुरा लिया या फिर डाउनलोड कर लिया, एक्सट्रैक्ट कॉपीज़ निकाल ली है उसकी, तो याद रखना ये भी ऑफेंस है। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसेस और कॉजेज टू बी इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर कंटामिनेंट और कंप्यूटर वायरस इनटू एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। मीन्स क्या, पहले इसमें मैंने गलत तरीके से एक्सेस किया था, सेकंड इसमें मैंने आपका डेटा चुरा लिया है डाउनलोड वगैरह करके, थर्ड इसमें गाइस हमने कंप्यूटर में, मीन्स सपोज़ आपका किसी का कंप्यूटर है और उसमें मैंने पेन ड्राइव जॉइन कर लिया और उसमें से वायरस वगैरह छोड़ दिए,
तो याद रखना वो भी इस कैटेगरी में आता है। एंड फोर्थ, damages or cause to be damaged any computer system or computer network, data, computer database or any other program residing in such computer system or computer network। या फिर मेरे एक्टिविटी थ्रू आपके कंप्यूटर में जो डेटा था वो डैमेज हो गया, ओके, करप्ट हो गया, तो वो भी इस कैटेगरी में आता है गाइस। आपको पेनल्टी लग सकती है या फिर आप एडजुडिकेट हो सकते हो। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, 5th नंबर, डिसरप्ट्स और कॉजेज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। मैंने गाइस डिसरप्ट किया है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा या फिर नेटवर्क, ओके, तो भी मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी ही। Next guys, denies or cause the denial of access to any person authorized to access any computer system or computer network by any means क्या guys, आपके ऊपर कोई तो भी केस चली, आपका सारा प्रॉपर्टी सीज़ हो गया है, आपका लैपटॉप भी सीज़ हो गया, जिसमें कि गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है और आपने डिनाई कर दिया उसमें एक्सेस करने के लिए, तो याद रखना आपके ऊपर पेनल्टी बैठेगी। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू facilitate access to computer system or computer network in contravention of the provision of this act, rules or regulation made thereunder। मीन्स मैंने खुद ने गाइस इंटरवीन या फिर एक्सेस नहीं स्थापित किया, मैंने जो कंप्यूटर एक्सेस ले रहा था गलत तरीके से उसे मैंने मदद की है, अगर ऐसा भी रहा गाइस तभी भी वो गुनाह ही है। नेक्स्ट, चार्जेस द सर्विसेज availed by a person to the account of another person by tampering with or manipulating any computer system or computer network। गाइस मैंने डेटा को टेम्पर कर दिया या फिर मैनिपुलेट कर दिया, ओके, मीन्स क्या, चेंज कर दिया, वर्डिंग्स वगैरह चेंज हो जाती है या फिर डेटा चेंज हो जाता है, वो भी मैंने अगर सर्विस प्रोवाइड करते टाइम किया है फॉर फ्रॉडुलेंट मैनर, ओके, मैलिशियस अगर आपका माइंड है, मैंसरिया वहाँ पे अगर ऐड कर रहा है तो याद रखना पेनल्टी बैठने ही वाली। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉयड, डिलीट्स और अल्टर एनी इन्फॉर्मेशन रिसाइडिंग इन कंप्यूटर रिसोर्स और diminishes its value or utility or affects it injuriously by any mean। मैंने आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा था वो एक तो डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर डायरेक्टली डिलीट ही कर दिया या फिर चेंज कर दिया, जिससे कि पूरे डेटा का मीनिंग चेंज हो रहा है गाइस, तो उसके लिए भी पेनल्टी तो बैठेगी ही। नेक्स्ट, स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय और अल्टर और कॉजेस एनी पर्सन टू स्टील, कंसील, डिस्ट्रॉय और अल्टर एनी कंप्यूटर सोर्स कोड यूज फॉर कंप्यूटर रिसोर्स with an intention to cause damage, he shall be liable to pay damages by way of compensation to person so affected। मैंने गाइस स्टील किया है या फिर कंसील किया है, डिस्ट्रॉय किया है या फिर अल्टर किया है, मीन्स चेंजेस वगैरह किया है, ओके, या फिर किसी पर्सन को इन 4 चीज़ों में करने के लिए मदद भी की है, तभी भी गाइस मेरे ऊपर पेनल्टी बैठेगी ही, और इसमें जितने भी डैमेजेस है उतने मुझे तो कंपलसरीली पे करने ही पड़ेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी डेटा गाइस हम किसी के भी ऊपर सौंप रहे या फिर किसी को दे रहे हैं, तो हम ये बैक ऑफ द माइंड एक थॉट रखते ही है कि वो डेटा सिक्योर रहेगा। ओके, सो देखते हैं कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट possessing, dealing or handling any sensitive personal data or information in a computer resource which it owns, control or operation is negligent in implementing and maintaining reasonable security practices and procedure and thereby causes wrongful loss or wrongful gain to any person, such body corporate shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected। मीन्स क्या गाइस, किसी बॉडी कॉर्पोरेट में मैंने कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या फिर पर्सनल डेटा मैंने स्टोर करके रखा था, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे सिक्योर रहे, और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी गलती की वजह से अगर वो डेटा बाहर जाता है, ओके, और उसके थ्रू किसी ने रॉन्गफुल गेन कमाया या फिर मुझे रॉन्गफुल लॉस हुआ है गाइस, तो याद रखना वो जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसे मुझे कंपेंसेशन कंपलसरी देना ही पड़ता है।
नेक्स्ट है गाइज सेक्शन 43A. It may be noted that body corporate means any company and includes a firm, sole proprietorship or other association of individual engaged in commercial or professional activity. गाइस कमर्शियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में जो कोई भी कंपनी या फिर फर्म या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर अदर एसोसिएशन इंक्लूड है उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं, ये तो हमें मालूम ही है. नेक्स्ट, अ पर्सन फॉलोइंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और फेलिंग to file a return etc. as required by the act has to pay a penalty not exceeding 10,000 rupees for every day during which the failure continues. Section 44. Contravention of rule or regulation attracts liability to pay compensation up to rupees 25,000 to the person affected by such contravention or to pay penalty up to that amount. जितना भी नुकसान हुआ है गाइस उतना हमें पेनल्टी भरना है. ओके, हम फेल हो गए गाइस किसमें, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में या फिर रिटर्न फाइल करने में, तो याद रखना हमें पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये तक हर एक दिन की. ओके, इस IT एक्ट में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मांगते हैं और आप नहीं दे रहे हो तो याद रखना आपको 10,000 तक का पेनल्टी लग सकता है. और अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल और रेगुलेशन, अगर आपने इस एक्ट का कोई भी रूल और रेगुलेशन वायलेट किया है तो आपको 25,000 तक का भी पेनल्टी लग सकता है गाइस. या फिर जितना भी अमाउंट का आपने फ्रॉड किया है उतना अमाउंट आपको पेनल्टी बोल के भरना ही पड़ेगा, कंपनसेशन बन के भरना ही पड़ेगा. आगे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 48 से लेकर 62 है गाइस. अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फ्रॉड है या फिर जितने भी केसेस आते हैं वो गाइस नंबर 1 एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ही देखता है. और अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर AO का डिसीजन अगर हमें मान्य नहीं है तो हम अपील कर सकते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास. ओके, वही उन्होंने कहा है, देखते हैं. द टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 14 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 shall on the form the commencement of the part 14 of the chapter 6 of the Finance Act 2017 7 of 2017 be the appellate tribunal for the purpose of this act, and the said appellate tribunal shall exercise the jurisdiction, power and authority conferred on it by or under this act. तो गाइस हम अपील करने के लिए किसके पास जाएंगे, तो देखिए इसे अंडरलाइन कर लेना जब भी आपके पास नोट्स हो. टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल. ओके, यही है हमारे लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल. क्लियर है. इन्हीं के पास अगर AO मीन्स एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का अगर हमें डिसीजन मान्य नहीं है तो हम अपील कर सकते हैं टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं गाइज. टैम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स. Whoever knowingly or intentionally conceal, destroy, alter or intentionally or knowingly cause another to conceal, destroy or alter any computer source code used for computer program, computer system or computer network when the computer source code is required to be kept or maintained by law for the time being in force shall be punishable with imprisonment up to 3 years or with fine which may be extended up to 2 lakh rupees or with both. मीन्स क्या गाइस, अगर आपका डेटा कंसील होता है या फिर चोरी हो जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस इंटेंशनली किए जाते हैं और रॉन्गफुल उसका इंटेंशन है, या फिर ऐसा कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को मदद भी कर रहा है गाइस ये करते टाइम, तो उसको क्या पनिशमेंट होगी, उसे जेल हो सकती है गाइस 3 साल तक की, या फिर उसे फ़ाइन हो सकता है 2 लाख रुपए तक का, या फिर बोथ. क्लियर है. इसलिए डेटा टैम्परिंग में आप खुद ने किया हो या फिर किसी पर्सन, कोई थर्ड पर्सन थ्रू आपने करवा के भी लिया हो, तभी भी याद रखना आपको पनिश किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं. कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस. कौन से गाइस अलग अलग हम कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे ऑफेंसेस जनरली भी देखते हैं, तो देखते हैं ऐसे कौन से ऑफेंसेस यहाँ पे दिया है. नंबर 1, डिसऑनेस्टली रिसीव स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन. ओके, हमने डिसऑनेस्टली मीन्स कंप्यूटर ही चोरी कर लिया, किसी का लैपटॉप चोरी कर लिया, तो याद रखना वो पॉइंट नंबर 1 में आ जाता है. नेक्स्ट, डिवाइस आइडेंटिटी थेफ्ट.
ओके, मीन्स गाइज वो जो डिवाइस है गाइज वो किसी पर्सन को पर्टिकुलरली बिलोंग करता है, बराबर है। अगर उसकी आइडेंटिटी ही छीनी जाए, मीन्स मेरा एक्सेस है उसको, मीन्स उसमें अलग अलग तरीके हैं। अभी तो फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया या फिर फेस रिकग्निशन आ गया। वही आइडेंटिटी थेफ्ट अगर किसी और ने चुरा के उसका गलत इस्तेमाल करना चाहा तो वो भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आ जाता है गाइस। नेक्स्ट, चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। ओके, मीन्स गाइज मैंने आपके कंप्यूटर रिसोर्स में का जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो चुरा के उसका गलत इस्तेमाल करना चाहा तो वो भी गाइज कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आता है। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। आपके प्राइवेसी मीन्स व्हाट्सएप का बीच में हुआ था, देखो मार्क जुकरबर्ग के ऊपर केस चली थी। वो क्या था? वायलेशन ऑफ प्राइवेसी था। जो कोई भी, अभी देखो हम जब सोशल मीडिया यूज़ करते गाइस तो उस टाइम हमें तो बिल्कुल भी ध्यान रहता ही नहीं है हम किस जगह पे है, वो हम लोकेशन थ्रू डिस्क्लोज़ कर देते हैं। हम कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वो डिस्क्लोज़ कर देते हैं। वहाँ से रिलेटेड सारे पिक्चर्स हम अपलोड कर देते हैं। हमारे रिलेटिव्स वगैरह कौन है वो हम अपलोड कर देते हैं। हमारा थॉट, यहाँ तक कि हमारा थॉट प्रोसेस फ़िलहाल में क्या चल रहा है, हम कौन सी चीज़ें अप्रिशिएट कर रहे हैं, किन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें गाइस हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। ओके, एक केस मुझे याद आ रहा है, पालघर के एक लड़की ने किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ चीज़ें अपलोड की थी। मीन्स कुछ डेटा वगैरह, कुछ गलत सलत फ़ोटो वगैरह अपलोड कर दिए थे। उसके ऊपर केस की थी गवर्नमेंट ने और उसे पनिश भी किया गया गाइस। और उस फ़ोटो के ऊपर जितने लोगों के लाइक थे ना, जो लड़की का लाइक था ना, उसको भी पनिशमेंट मिला है। ओके, तो सिंपल सी बात है, याद रखना ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके ऊपर आप कभी भी कोई भी डेटा वगैरह अपलोड करते हो तो वो बाकी लोगों को भी दिखने वाला है, वो कॉपी भी होता है और उसका इस्तेमाल आपके अगेंस्ट भी किया जा सकता है। ये खाली दिमाग में एक बार फिट करके रखना। हम ऑलमोस्ट सारा ही डेटा दे देते हैं गाइस कि हमारा स्कूल कौन सा है, हम कहाँ पे काम करते हैं एंड सो ऑन। बहुत बार बहुत सारे प्रोफेशनल को इंटरव्यू देने के बाद रिजेक्शन मिल जाता है और उनको समझता नहीं कि यार मुझे रिजेक्शन मिला क्यों। तो सिंपल सी बात है गाइस, वहाँ का जो HR मैनेजर है वो आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करता है प्रायर टू आपको जॉब पे रखे। ओके, वो ये देखता है कि आप सोशली कितने एक्टिव हो, कौन से पर्सपेक्टिव थ्रू आप इस दुनिया को देखते हो, या फिर सोशल मीडिया का आप किस प्रकार से यूज़ करते हो। ये सारा डेटा आप ही ने अपलोड किया हुआ वो प्रॉपरली देखता है और उसके बाद गाइस आपका एक जजमेंट बनाता है दिमाग में और उससे ही आपका एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन डिफाइन हो जाता है गाइस। तो याद रखना, किसी की भी प्राइवेसी, जैसे हमने लॉ ऑफ टॉर्च में देखा था, वैसे ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ये वायलेशन तो है ही। वो कंप्यूटर रिसोर्स थ्रू अगर हो गया तो वो भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आ जाएगा। तो ध्यान रखना खाली कि सोशल मीडिया पे जिस टाइम आप डेटा अपडेट कर या फिर अपलोड कर रहे हो तो कोई ऐसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है या फिर रिक्वेस्ट आपको रहेगा। नेक्स्ट, पब्लिकेशन और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट एट्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। गाइस ये तो बहुत डेंजर गुनाह बढ़ गया है। हिडन कैमरास वगैरह बहुत सारे जगह पे बहुत ही घिनौना काम रहता है गाइस ये। ओके, ये सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट अगर कहीं पे बाहर हो गया तो ये मतलब इससे पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर ऐसा आपने एक्ट किया और ऐसी चीज़ें अगर पब्लिश कर दी है तो आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस कर रहे हो और आपको बहुत बड़ी सज़ा भी हो सकती है गाइस। नेक्स्ट, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एट्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। गाइस ऊपर का ही सेंटेंस है, उसमें खाली चिल्ड्रन से रिलेटेड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट अगर आप करते हो तो वो भी गाइस कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में ही आ जाता है। ऐसा कोई भी डेटा बिल्कुल भी कभी ज़िंदगी में अपलोड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप IT एक्ट में गुनहगार हो। नेक्स्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर हमने दिखाया एक मिस हमें सेंड एक करना था और हमने कुछ तो भी आभासी अलग ही डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया सामने वाले को फंसाने के इंटेंशन से, तो याद रखना ये मिस रिप्रेजेंटेशन भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आ जाता है गाइस। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कंटेंट। कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके पास स्टोर्ड था
और आपने वो डेटा गाइस पब्लिश कर दिया, तो याद रखना ये ऑफेंस है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आएगा, आपको पेनल्टी बैठेगी। कॉन्फिडेंशियल डेटा मीन्स क्या गाइस, उससे आपके इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। आपका कोई तो भी ऐसा डेटा जिसके सीक्रेट वगैरह कि जिसके थ्रू आपकी कंपनी चल रही है या फिर उसके ऊपर आपका बहुत सारा डेटा डिपेंडेंट है या फिर आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ओके अगर आप डिस्क्लोज़ करते हो तो वो भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट, पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स। ओके मीन्स क्या गाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमने गलत सलत तरीके से पब्लिश कर दिया है फ्रॉड करने के लिए, तो वो भी गाइस कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आ जाता है। ऐसा करते हैं लोग, ओके फ्रॉड सिग्नेचर वगैरह बना के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पब्लिश कर देते हैं या फिर उसका गलत इस्तेमाल करके पैसे वगैरह ऐंठ लेते हैं। नेक्स्ट, पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। अगर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए हमने कोई डेटा वगैरह पब्लिश कर दिया तो याद रखना वो भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में ही आ जाता है। ओके और हम इस चैप्टर का आखिरी पार्ट देख रहे हैं गाइस, नंबर 1 जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। ओके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द एक्ट इज प्रोवाइडेड फॉर बाय enacting that the provision of the act apply to any offence or contravention committed outside India by any person irrespective of his nationality if the act or conduct in question involves a computer system or computer network located in India। अभी देखो कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस ये गाइस पूरे वर्ल्ड का हमें एक माउस और कीबोर्ड थ्रू मिल जाता है, तो ये हमेशा नहीं होगा, ऐसा ही एक्ट हमेशा नहीं होगा कि इंडिया का ही कोई तो भी डेटा टैम्पर कर रहा है या फिर डेटा स्टील कर रहा है, ओके चोरी कर रहा है या फिर गलत सलत तरीके से पैसे कमा रहा है। देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि कोई बाहर का भी ये ऑपरेशन कर रहा हो, तो याद रखना ये आईटी एक्ट में उसे भी गुनहगार माना जा सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का हो। अगर इंडियन कंप्यूटर में इंडिया के किसी नागरिक को इस डेटा टेम्परिंग थ्रू नुकसान हुआ है तो याद रखना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑपरेशन थ्रू जो कोई भी नुकसान होता है वो पर्सन को या फिर वो सिस्टम थ्रू आईपी एड्रेस थ्रू ट्रेस किया जाता है और वो पर्सन को लायबल किया जाता है गाइज अंडर सेक्शन 75। और आगे लायबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स। हमें मालूम है गाइज कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, बट उसकी लायबिलिटी कितनी है? ऑब्वियसली ना कि सपोज़ हम जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और हुआ ये कि वो हम जिस टाइम यूज़ कर रहे थे उस टाइम हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि नहीं इस फ्रॉड के लिए अनिल अंबानी ही जिम्मेदार है। मैंने पूछा क्यों, तो तुम बोलेंगे नहीं हम तो जियो का नेट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी लायबिलिटी है कितना, तो हम देखने जा रहे हैं अभी। द इंटरनेट सिस्टम डिपेंड्स फॉर इट्स वर्किंग ऑन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स दैट इज़ इंटरमीडियरीज एंड इंटरमीडियरी with respect to any particular electronic record, means any person who on behalf of another person receive, store or transmit that record or provides any service with respect to that record and includes telecom service providers, network service providers, internet service providers, web hosting services providers, search engines, online payment site, online auction sites, online marketplaces एंड साइबर कैफ़ेज़। ओके ये सारी चीज़ें गाइस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर में आ जाती है। कौन सी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में से जियो एयरटेल वगैरह, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जितने भी नेटवर्क वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं वो सारी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो गाइस ये सारे क्या है, ये थर्ड पार्टी है, इन्होंने खाली अपने कहने पे अपने को डेटा ट्रांसफ़र किया है, अपने से पैसा लेके, ओके कंसिडरेशन लेके हमें डेटा ट्रांसमिट किया है। सिंपल सी बात है, तो अपने कहने पे इन्होंने किया है, इसलिए उनका लायबिलिटी नहीं रहता है गाइस। ओके सिंपल है, किसी और ने डेटा जनरेट किया है और वो डेटा हम किसी
थर्ड पर्सन थ्रू ट्रांसमिट करके हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो थर्ड पर्सन है जो खाली इंटरमीडिएट है उसका कुछ लाइबिलिटी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ओके, ऑब्वियसली उसे अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑथेंटिकेशन या फिर जो कुछ भी डेटा ट्रांसमिट हुआ है उससे रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगनी हो तो कोर्ट समन्स पेश कर सकता है गाइस, उसे बुला सकता है ताकि प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन कोर्ट ऑफ लॉ को मिल सके। ओके, इस प्रकार से गाइस अपना आईटी एक्ट ख़त्म होता है। बहुत ही सरल, सीधा और सिंपल सा एक्ट है, कृपया इसे बार बार रीड कीजिए। इसके साथ गाइस हम वीडियो एजुकेशन के सारे स्टूडेंट्स को इसी से रिलेटेड जो हमारा पीडीएफ नोट्स है वो भी दे रहे हैं। तो आपको करना इस प्रकार से है कि जिस टाइम ये चैप्टर चल रहा है उसी टाइम साइमल्टेनियसली आपको आपके सारे नोट्स भी पढ़ने हैं। ओके, रेगुलर बेसिस पे, या फिर आपने ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद भी आप नोट्स पढ़ सकते हो। मीन्स पहले तो ये लेक्चर पूरा सुनना है, सुन के हो जाने के बाद गाइस हमें पूरे के पूरे नोट्स पढ़ने हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को गो थ्रू करना है। चलिए जाते जाते आपको एक फ्रॉड समझाता हूँ। आईटी का बहुत बड़े बड़े फ्रॉड तो होते ही रहते हैं, हमें तो मालूम ही है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रॉड मैं आपको जाते जाते बताते जा रहा हूँ। हुआ ये था बहुत सालों पहले, अभी आई थिंक सो उसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी आई है समथिंग। तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यूपी के सर्टन गांव से कॉलिंग वगैरह करके एटीएम के डिटेल्स पूछ के उसके थ्रू वो फ्रॉड वगैरह करते हैं। ऐसे सीरीज़ भी अभी करंट में बहुत फेमस हो रही है गाइस। तो वो केस में हुआ ये था कि वो जो XYZ बंदा था उसने बहुत सारे एटीएम में ऐसा एक सॉफ्टवेयर डाल दिया था जिसके थ्रू हो रहा क्या था गाइस कि जितने भी एटीएम में अगर हमने बैलेंस वगैरह चेक किया तो हमें मालूम है कि इंटरेस्ट मिलता रहता है गाइस हमें। तो इंटरेस्ट सर्टन रुपीज़ एंड पैसा रहता है, बराबर है। तो उसने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके किया ये था कि किसी ने भी एटीएम थ्रू पैसे निकाले तो जितने भी रुपीज़ प्लस पैसे आते थे ना वो पैसे ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में जमा हो जाते थे। मीन्स जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ट्रांजैक्शन के जो होल्डर्स है, बैंक अकाउंट होल्डर्स है, उनके ट्रांजैक्शन के बाद जितना भी पैसे वाला कंटेंट रहेगा ना वो डायरेक्टली डिडक्ट होके उसके अकाउंट में चला जाएगा। मीन्स देखो जितना भी सॉफ्टवेयर उसने टेम्पर करा था, जितने भी एटीएम में वो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा था उसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो सारे ट्रांजैक्शन मीन्स वो सारे के सारे अकाउंट में से जितना भी पैसे वाला कंटेंट है ना, मीन्स सर्टन रुपीज़ और पैसा, वो डायरेक्टली उसके अकाउंट में जमा। ऐसा डेली बेसिस पे उसके अकाउंट में लाख्स एंड करोड़ रुपीज़ जमा हो रहा था गाइज। ओके, तो ये फ्रॉड डिस्क्लोज कैसे हुआ? एक बंदे ने चेक किया कब कि उसके पासबुक में तो एंट्री में सर्टन पैसे लिखे हुए हैं, बट जिस टाइम उसने वो एटीएम का स्लिप निकाला तो उसके स्लिप में वो पैसे नहीं दिख रहे थे उसे। तो उसने क्या किया कि बैंक के पास गया और वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर की कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सर्टन रुपीज़ और पैसे जो थे वो मेरे गायब है, क्योंकि आपके पासबुक में तो रहेगा। तो उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया गाइस, तो ऐसे सारे ही उनके जितने भी कस्टमर्स थे उतने सारे लोगों के अकाउंट में से पैसे गायब हो रहे थे। तो उन्होंने साइबर क्राइम में उनका कंप्लेंट रजिस्टर किया और चेक किया तो ये सारा का सारा पैसा एक अकाउंट में जा रहा था। उसका आईपी एड्रेस चेक किया, वो अकाउंट होल्डर कौन है वो देखा और उसके ऊपर बाद में केस हुई गाइस। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के केसेस डे टू डेली लाइफ में गाइस हमारे आंखों के सामने भी हो रहे हैं। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से वरदान है उसी प्रकार से ये कर्स भी हो सकता है। ओके, इसीलिए इसका ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। और अगर कोई फ्रॉड वगैरह होता है, कोई भी मिस्टेकनली आपसे डेटा वगैरह कोई चोरी कर रहा है या फिर मिस यूज़ उसका हो जाता है, तो याद रखना अगर वो आपने किया है तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है, आपको पेनल्टी भरना पड़ सकती है। या फिर किसी और ने किया है तो याद रखना इस एक्ट का इस्तेमाल करके आपको उसे पनिश करना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़। हम आगे की वीडियो में नेक्स्ट एक्ट देखने जा रहे हैं जो कि होगा मोस्ट प्रोबेबली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ओके, बहुत बढ़िया एक्ट है गाइस। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया या फिर आपको
इसमें से सारा कंटेंट समझ रहा है गाइस और आपको पसंद भी आ रहा है तो बाकी लोगों में भी शेयर कीजिएगा, इससे उनको भी फ़ायदा मिले। ओके, थैंक यू।